अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिज़िक्स बाय मलिक। आज चैप्टर नंबर सेकंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। उससे पहले इस प्रॉब्लम से पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने अपलोड की थी 1 से लेकर 9 तक। अब जो सॉल्व करने वाला हूं वो प्रॉब्लम नंबर 10 से ऑनवर्ड है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखें, अच्छी तरह से समझें कि यहाँ पर हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। 3 वेक्टर्स गिवन है, हमने प्रूव ये करना है कि कैन फॉर्म अ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल बना सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स साइड बन सकते हैं एक ट्राइंगल के। तो हमने फाइंड और उसके साथ क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ मीडियंस। हमारे पास 3 मीडियंस बन सकती हैं ट्राइंगल में, वो कौन सी कैसे बन सकती हैं वो आपको मैं डिफ़ाइन करता हूँ। तो सबसे पहले देखें कि प्रूव क्या करना है कि ये साइड्स हो सकती हैं ट्राइंगल की या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बी और सी को आपस में सब्सट्रैक्ट एडिशन करेंगे। तो जब इनको सब्सट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो इनमें से जो वेक्टर बनेगा वो हमारा ए वेक्टर हो तो सेम हो, तो यानी कि इन दोनों का आंसर और ए वेक्टर सेम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस आए और प्लस आए, यहाँ पर हमारे पास प्लस के 3 आए बच जाते हैं। उसके बाद प्लस 3j माइनस 2j, यहाँ पर प्लस का j 1 मिल जाता है हमारे पास। उसके पास प्लस 4k और माइनस 2k, यहाँ पर जो माइनस का 2k मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है और ए वेक्टर दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये प्रूव्ड है। उसके बाद हम फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस करेंगे। यहाँ पर एक हमने सपोज़ एक ट्रायंगल ले लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये तीनों साइड्स हैं ये वाली। तो यहाँ पर देखें मीडियंस की बात करें, क्योंकि हमने लेंथ मीडियंस की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम देखें तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। यहाँ पर रेड लाइन जो है ये मीडियन की लेंथ समझ जाए। यहाँ पर m1 मीडियन हमने ये वाला काउंट करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो m1 इज इक्वल 1/2b, यानी कि हाफ ऑफ b यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ ऑफ b और उसके पास प्लस c, यहाँ से ये वाला ये सारे का सारा जो एरिया है हमने ये फाइंड करना है। इसकी लेंथ ये मीडियन है, ये वाला सारा क्या है मीडियन है m1। तो इसका हमने जो लेंथ फाइंड करनी है तो वो कैसे होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो फार्मूला हमें मिला हुआ था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर हमें फाइनल मीडियन की लेंथ मिल जाएगी 3/2i माइनस 1/2j माइनस 4k। यहाँ पर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड लेंथ फाइंड करनी है, उसका मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर हम ये वाली सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास जो मैग्नीट्यूड m1 आया है, यानी कि मीडियन 1 का जो लेंथ है वो हमारे पास आया 1/2√114। तो यहाँ पर अब हमने m2 की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि मीडियन 2 की लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए फार्मूला यहाँ पर मिला हुआ है, यानी कि उससे कैसे बनाना है। यहाँ से कॉर्नर के सामने इस कॉर्नर से हम लाइन खींचेंगे सी वेक्टर साइड की तरफ, तो वहाँ पर सी हाफ वेक्टर है और ए वेक्टर को माइनस कर देंगे, ये वाले मीडियन की लेंथ हमें मिल जाएगी। इस वाले फार्मूले में हम जब सी और ए वेक्टर की वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर जो मिलेगा ये वाला, इससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमें लेंथ फाइंड हो जाएगी किसकी, m2, यानी कि मीडियन 2 की लेंथ फाइंड हो जाएगी 6। उसके बाद m3 की हम यानी कि मीडियन 3 की लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले कॉर्नर, ये इस वाले कॉर्नर से लाइन खींचेंगे, सामने वाले जो साइड होगी ए वेक्टर की, तो हमें हाफ वेक्टर ए लेना है और उसके बाद सी वेक्टर को माइनस कर देना है हाफ वेक्टर से। तो उसके बाद हमें इस वाले फार्मूले में इन वेक्टर्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो ये है। इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा m3
मैग्नीट्यूड M3 का क्या होगा 1/2 अंडर रूट 150। तो ये रहा, हमने 3 मीडियंस की लेंथ फाइंड कर दी, M1, M2 और M3 की। हमें रिक्वायर्ड जो मीडियंस निकालनी थी वो यही थी। उसके बाद हम चलते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 11 में एक वेक्टर मिला हुआ है, उसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो उसके यूनिट्स हमें 15 मिला हुआ है, 15 यूनिट्स मिले हुए हैं। और उसके बाद वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 50 की एंगल, 130 की एंगल, 230 की एंगल और 310 की एंगल। तो हमने यहाँ पर इन एंगल्स पर, यानी कि अगर ए वेक्टर है तो वो 50 की एंगल बना रहा है और 15 जो है उसका यूनिट है, तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट उसका फाइंड करना है। उसके बाद अगर वो 130 की एंगल बना रहा हो तो उसकी हमने जो है एक्स वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। अगर ये वाली दोनों एंगल्स बनाए वही वेक्टर, तो हमने उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो चलते हैं इसे फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, पहले सबसे पहले जो एंगल यानी कि जो वेक्टर ए है वो 50 की एंगल बना रहा है, तो उससे हम 50 की एंगल के हिसाब से फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला होता है एक वेक्टर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये एक्स एक्सिस के लिए। उसके बाद वाई कंपोनेंट के लिए क्या होता है, वो होता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा यानी कि ए वेक्टर है और ए जो है उसका यूनिट है यानी कि मैग्नीट्यूड है उसका। कॉस थीटा यहाँ पर एंगल हमें मिली हुई है, तो यहाँ पर 15 यहाँ से हमें यूनिट्स मिले होते हैं। 15 मल्टीप्लाई कर देने कॉस 50 डिग्री पर, तो इसका कॉस 50 डिग्री 0.642 आएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 9.641 यूनिट्स हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल गया है, यानी कि ए एक्स एक्सिस पर एक्स कंपोनेंट मिल गया है। तो वाई कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे। वाई कंपोनेंट का भी तरीका वही है। ए पर यहाँ पर हमने यूनिट रखना है और साइन 50, ये वाली एंगल साइन 50 रखनी है 50 डिग्री। तो इस साइन 50 डिग्री 0.766 के बराबर होती है और इन्हें मल्टीप्लाई 15 के साथ कर देंगे तो 11.5 यूनिट्स हमें मिलेगा एक्स कंपोनेंट किसका, ए वेक्टर का, जब 50 की एंगल होगी। तो उसके बाद अब जो मल्टीप्लाई यानी कि अब जो एंगल 130 की फाइंड करनी है, अगर वही वेक्टर 130 पर हो, पहले 50 एंगल पर था, वही वेक्टर 130 की एंगल पर हो, तो उसकी ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट की यूनिट्स क्या होंगे, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो उसका भी सेम वही तरीका है, सिर्फ क्या है एंगल हमने तब्दील कर देनी है। एंगल के जो आंसर आएगा उसे तब्दील करेंगे और आंसर सेम रहेगा, यानी कि मेथड सेम रहेगा। उसके बाद वाई कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का आया था -9.641 यूनिट्स और ये माइनस का इसलिए आया क्योंकि 130 कॉस 130 जो होता है माइनस के बराबर होता है, इसीलिए माइनस का आया। और उसके बाद हम ए वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई कंपोनेंट का 11.49 यूनिट्स आया। और जो थर्ड हमें फाइंड करना है यानी कि 230 एंगल हमने फाइंड करनी है, तो वहाँ पर कॉस जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास। तो ए एक्स कॉम्पोनेंट हमारे पास आंसर जो आ रहा है यानी कि 230 की एंगल पर वो आ रहा है -9.76 यूनिट्स। यहाँ पर भी माइनस इसलिए आया क्योंकि कॉस 230 डिग्री जो है वो माइनस होती है, तो इसलिए अब इस साइन वाई कंपोनेंट में हम फाइंड करेंगे तो वाई कंपोनेंट भी माइनस में है, इसलिए क्योंकि साइन -230 माइनस होती है। तो वही तरीका 310 डिग्री के लिए वही सेम तरीका, आंसर्स यहाँ पर हैं, आप निकाल सकते हैं खुद भी। तो प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 कैसे सॉल्व करेंगे, दो वेक्टर्स हमें मिले हुए हैं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के। तो वो एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड कौन सा फाइंड करना है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये याद रखना क्योंकि डिफरेंस का और सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है। तो डिफरेंस का जब हम फाइंड कर रहे होते हैं यानी कि जो लॉ ऑफ कोसाइन होगा वहाँ पर हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो यानी कि यहाँ पर अगर लिखा होता फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन प्लस वाला लगाना था।
सम वाला लगाना था। यहाँ पर डिफरेंस का मतलब है यानी कि यहाँ पर हमने माइनस वाली साइन लगानी है। तो द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर, और उसके बाद एंगल हमने फाइंड करनी है कि वो लार्जर वेक्टर के साथ एंगल कौन सी बना रहा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है। तो इसमें यही वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर की पुट कर देनी है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद -2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई आपस में कर देना cos 60 की डिग्री। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने 60 डिग्री की वैल्यूज़ सॉल्व करनी है। उसके बाद 90 डिग्री और 120 डिग्री आपने खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि इस तरीका सेम है। सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ वे कैसे होगा, और सेम टू सेम इनका भी इसी तरीके से 90 डिग्री और 120 की डिग्री को सॉल्व करना है इसी तरीके से। पहले आपको बता दूं 60 डिग्री कैसे सॉल्व होगा, इस 60 डिग्री पर ये वेक्टर्स। तो यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड निकल आया हमारे पास 9.2 तो और सेंटीमीटर। उसके बाद अब इसे हम देखते हैं पैराग्राफ के थ्रू, यानी कि अगर एक मिसाल है, यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस पर ए वेक्टर और वाई एक्सिस पर बी वेक्टर। तो अगर बी वेक्टर का नेगेटिव ले तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वेक्टर आ गया बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लिया तो इसी का पैरेलल, यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग का फैक्टर आपने एप्लीकेशन सुनी होगी, तो इससे ही हम पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इसी तरफ। तो यहाँ पर भी हमारे पास बी वेक्टर और ए का पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पर कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी के जो बन गए, यहाँ पर हम डायगोनल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो एंगल्स बन गई है हमें फाइंड क्या करना है, बीटा, यानी कि एंगल क्या कौन सी फाइंड करनी है, बीटा वाली। तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और बी वेक्टर हमें वैसे भी मिला हुआ है, तो हमने फाइंड क्या करना है, बीटा। तो साइन बीटा डिग्री इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर। आर हमने मैग्नीट्यूड कुछ देर पहले फाइंड किया था। उसके बाद साइन अल्फा, अल्फा यानी कि हमने 60 डिग्री जो मैग्नीट्यूड लाफ कोसाइन में ढूंढ रहे, तो वहाँ पर जो डिग्री यूज़ की थी वहाँ पर हमने 60 डिग्री यूज़ की थी। यहाँ पर भी हम साइन अल्फ़ा यानी कि 60 डिग्री यूज़ करेंगे। अगर एक मिसाल है उसके बाद 90 डिग्री का हमने सॉल्व करना है, तो वहाँ पर जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 90 डिग्री लगाएंगे तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री ही लगेगी। तो साइन बीटा हम फाइंड करेंगे। तो साइन बीटा के फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यूज़ बी और आर की वैल्यू पुट करने के बाद इनको सब्सटीट्यूट कर लिया, तो उससे हमें जो आंसर मिला वो 0.75 आया। तो यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो इधर ले आए तो इन्वर्स की हो जाएगी। तो साइन इन्वर्स इंटू 0.75 का आंसर होता है 48.8। तो बीटा हमें जो एंगल मिली है वो है 48.9, यानी कि 49 भी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखें मैंने जो है ये वाली 60 डिग्री को फाइंड किया। अब आपने 90 डिग्री और 120 डिग्री सेम टू सेम इसी तरीके से सिर्फ और इन्हीं फार्मूले में पुट करने के बाद फाइंड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर है 13, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी 60 डिग्री गिवन दैट मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड 1 मिला हुआ है। ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और वही वेक्टर्स जो है दोनों वेक्टर्स एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर, यानी कि अब हमने डिफरेंस वाला फार्मूला और मैग्नीट्यूड सम वाला फार्मूला हमने दोनों यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर इससे पहले फाइंड करते हैं b माइनस ए वाले मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वाला फार्मूला जो होता है वो लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करेंगे, लेकिन क्या है माइनस वाली साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला भी फार्मूला आप कह सकते हैं, उसी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो हमें मैग्नीट्यूड जो मिला है ए और बी का वो 1 1 मिला हुआ है। तो यहाँ पर 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कॉस 60 डिग्री यहाँ पर हमें जो एंगल मिली थी वो पुट करेंगे। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा √1। √1 का आपको मालूम है कि रूट ख़त्म करके 1 भी हम लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस टू वेक्टर्स हमें क्या मिला है 1। तो अब
मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो वही सेम टू सेम तरीका, लेकिन क्या करना है, यहाँ पर माइनस की साइन थी, यहाँ पर हम पॉजिटिव की साइन ले आएंगे क्योंकि ये लॉ ऑफ कोसाइन का सम वाला फार्मूला है। तो वही अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो आंसर आएगा वो √3 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर ए का आंसर जो है वो 1 है, बी का आंसर क्या है 3, √3। ये आंसर्स फाइंड हो गए। अब उसके बाद चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ। तो एक कार है जिसका वज़न जो है, वेट जो है 10,000 न्यूटन आ रहा है, किस पर, एक पहाड़ पर, हिल पर, विच मेक्स 20 एंगल विथ हॉरिजेंटल, ठीक है, वो 20 की एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल पर, सरफेस पर। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ कार वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमने फाइंड क्या करना है कि हमने वेट को पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लेन के हिसाब से फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जब एक पहाड़ बना रहा होता है, यहाँ पर अगर पहाड़ है तो यहाँ पर है, तो सरफेस यहाँ पर सरफेस होता है, क्योंकि माउंटेन जो हमेशा होता है इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर सोच लें एक गाड़ी है, तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है 10,000 न्यूटन वेट एक्सर्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि हमने पैरेलल प्लेन के मुताबिक पैरेलल वेट फाइंड करना है, और उसके बाद परपेंडिकुलर वेट, प्लेन के परपेंडिकुलर वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल किसके है, माउंटेन के। तो हमने फाइंड क्या करना है, पैरेलल ऑफ वेट और परपेंडिकुलर ऑफ वेट। यहाँ पर ये साइन पैरेलल की है और ये साइन है परपेंडिकुलर की। तो हमारे पास जो फार्मूला है पैरेलल को फाइंड करने के लिए वो होता है पैरेलल वर्क इज इक्वल टू वर्क मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क साइन थीटा। तो हमें डिग्री 20 की मिली हुई है और मैग्नीट्यूड मिला हुआ है 10,000 न्यूटन। तो इसी में हम पुट करने के बाद हमें पैरेलल का आंसर मिलता है 3,420 न्यूटन से। और परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए कॉस की एंगल होगी और सेम तरीका होगा, वही तो न्यूटन जो है मिला हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो मिला हुआ है वो 10,000 न्यूटन मिला हुआ है, यहाँ पर पुट करेंगे और cos 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 9,397 न्यूटन परपेंडिकुलर। यानी कि अगर एक जो कार है वो माउंटेन पर हॉरिजेंटली 20 की एंगल बनाकर इतना वेट लगा रही है, तो वही कार जो है, उसी कार का जो वज़न होगा प्लेन के मुताबिक पैरेलल और परपेंडिकुलर कितना वेट एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। तो अब प्रॉब्लम नंबर है 15। तो इससे हम फाइंड करते हैं कि एंगल फाइंड करनी है किनके, दो वेक्टर्स के बीच में, ए और बी वेक्टर्स के। तो इससे फाइंड कैसे करेंगे, आप याद रखिए हमेशा कि फाइंड जब हमें इस तर्ज के वेक्टर्स मिले और हमें कहें कि अब एंगल फाइंड करके तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये वाला हमने फार्मूला यूज़ करना होता है एंगल फाइंड करने के लिए, जब इस तरह से हमें मिली हो, वेक्टर्स मिले हों। तो सबसे पहले देखिए ए डॉट बी, हमने इसका पहले ए डॉट बी फाइंड करना है और उसके बाद ए बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी फाइंड करना है, उसके बाद हमें एंगल मिलेगी। तो ए डॉट बी और ए बी ये दोनों फाइंड करना है। ए बी यानी कि मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और ए डॉट बी यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने पहले ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यहाँ पर 9a की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, और उसके बाद बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 7 हमें मिल गई। और अब हमने फाइंड किया कर लिया, ए और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बी और ए वेक्टर का। तो इन्हें जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया था, ए डॉट बी का यानी कि आई और आई को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जे और जे को मल्टीप्लाई किया, और अब उसके बाद के और के को मल्टीप्लाई कर दिया। के और के को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमें मिला यहाँ पर 4 है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट क्या मिला 4, और उसके बाद मैग्नीट्यूड मिली है यहाँ पर 3 और 7।
तो अब इसे हम फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर हमें कॉस थीटा यानी कि हमें एंगल चाहिए, तो एंगल हम साइड पे बाहर निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, यानी कि मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम रेशो फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 4/21 जो आंसर आया है, यहाँ पर इनका डिवाइड का आया है। कॉस यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर हमने नेगेटिव में ले लिया कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स 4/21 हमेशा 79 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया 15 की एंगल। तो अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16। तो इससे हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए और बी वेक्टर का, कि ए वेक्टर का हमेशा जब लिखा हो ए ऑन टू बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के ए ऑन टू बी जब लिखा हो, तो हमने ये समझ लेना है कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन कहाँ पर बन रही है, बी वेक्टर के यूनिट पर। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला एक बनाना है, इन दोनों फार्मूलाज को आपस में कंबाइन करना है, यानी कि यहाँ पर बी यूनिट वेक्टर की बजाय इसकी वैल्यू यहाँ पर इस फार्मूले को पुट कर देंगे। तो हमें जो फार्मूला मिला है वो ए ऑन टू बी इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कि बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो हमने ए वेक्टर को पहले रख देना है यहाँ पर, और डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए उससे मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ है। यहाँ पर आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे और जे को मल्टीप्लाई करेंगे, के और के को मल्टीप्लाई करने का जो आंसर मिलेगा वो आएगा 4 + 8 + 7, और मैग्नीट्यूड जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 16 + 16 + 49। तो इन्हें सम करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 19/9। तो इसका जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 89 का अंडर रूट आता है 9, सॉरी 89 नहीं 81 इनका सम आएगा। 81 का जो अंडर रूट निकलेगा वो 9 निकलेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि प्रोजेक्शन हमने फाइंड कर लिया ए ऑन टू बी का 19/9 आंसर। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह ताला सोल्व करूँगा नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।